ये बता रहा है कांग्रेस काफ़ी लीडिंग पोजीशन में, और टुडेज चाणक्य तो ये क्लेम कर रहा है कांग्रेस मेजॉरिटी पार कर चुकी है, यानी कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ है, 120 सीट्स। बाकी भी मैंने एग्जिट पोल्स देखे हैं और चैनल्स के भी 7-8, ऑलमोस्ट सभी पे कांग्रेस लीड करती दिखाई दे रही है। क्या है एक्चुअल तस्वीर, और ये 70% मतदान जब होता है तो किस लिए होता है? देखिए, लोकतंत्र में जनता की ताकत असली ताकत मानी गई वही जनार्दन है। वो जब चाहे जिसकी चाहे सरकार बनाए, जिसकी चाहे पलट दे। जानकार लोग ये कहते हैं कि सत्ता जो होती है वो तवे पे रखे हुए रोटी की तरह होती है और रोटी को पलटते रहना चाहिए। अगर रोटी को नहीं पलटोगे तो वो जल जाएगी। उसी तरह से सत्ता है कि अगर उसका अल्टी पल्टी नहीं होगा तो फिर वो बहुत बार निरंकुश हो जाती है। अब कर्नाटक में उत्तर प्रदेश के कुछ अफसर ऑब्जर्वर बनकर गए हैं, उनसे मेरी बात हुई। अभी तक वहाँ पर वोटिंग हो रही है, लाइनें बहुत लंबी लंबी लगी हैं। कई इलाकों में वहाँ पर 7:30 बजे तक लाइनें थीं, जबकि 6 बजे वोटिंग समाप्त हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि लोग उत्साहित हैं वोट देने के लिए और लाइन लगाकर वोट दे रहे हैं। वोट का परसेंट ज़्यादा होना ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग है। बीजेपी उसे अपने पक्ष में मान सकती है, कांग्रेस भी उसे अपने पक्ष में माने, लेकिन टुडेज चाणक्य का जो सर्वे आया है वो 224 सीटों पर जो विधानसभा की है उसमें 120 क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस की वो दिखाता है। तो इससे साफ है कि कांग्रेस वहाँ बहुमत में आ रही है। जो ये हमारा ये जो इनका सर्वे है टुडेज चाणक्य का। अब बात आती है कि अगर इसमें कोई अल्टा पल्टी हुई तो बात बदल सकती है। बीजेपी को 92 सीटें मिल रही हैं इस सर्वे में। अभी सर्वे तो सर्वे है देखिए, लेकिन अगर कांग्रेस 120 पा रही है सीट तो ये साफ है कि ये मिस्टर 40% वाला जो फार्मूला है कर्नाटक में वो काफ़ी प्रभावित कर गया लोगों को। 40 से 65% बीच में जो कमीशन खोरी की बात चल रही थी वो लोगों ने शायद उसको सही माना है। वो नाराज़गी सत्ता के खिलाफ लोगों की शायद दिखती है, लेकिन अभी तो परिणाम आने बाकी हैं। ये जरूर है कि अगर बीजेपी हारी कर्नाटक में तो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसका भ्रष्टाचार के कारण हार। भ्रष्टाचार, स्थानीय बड़े नेता का ना होना। देखिए, कांग्रेस के पास वहाँ पर सत्ता पहले थी, कोएलिशन में थी, लेकिन वो हट गई, बीजेपी आ गई। बीजेपी का खाली माइनस पॉइंट ये हो सकता है कि एक तो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, लेकिन बजरंगबली ने और केरल स्टोरी ने काफ़ी मदद की है। अगर ये 92 सीट आ रही है जो सर्वे में दिखाया जा रहा है, अगर ये दोनों अगर हाथ ना लगाते तो ऐसे में शायद 50 भी आना मुश्किल हो जाती। ये स्कोर भी इशारा कर रहा है, लेकिन चुनाव के परिणाम पर चीज़ें होंगी, ये तो सब आकलन है। ये जरूर है कि अगर सर्वे अपने पक्ष में आवे तो बहुत अच्छा है, और अगर दूसरे के पक्ष में जा रहा है तो सर्वे पे भरोसा कम होता है नेताओं को। हमारे देश में नेताओं का चरित्र हमेशा ऐसे रहा है, और सियासत का जो एक तरीका ब्रजेश जी इन दिनों है, जैसे उपचुनाव में ये तो पुलिस और प्रशासन चुनाव लड़ते हैं। उपचुनाव में नेता कहाँ चुनाव लड़ पाते हैं? चुनाव वोटिंग चाहे जितना कम हो, अब स्वार में चुनाव हुआ है लेकिन जीतेगी बीजेपी चाहे जितना कम मत प्रतिशत हो, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत कार्यकर्ताओं की फौज है, प्रशासन है। लोग कहते हैं मशीनरी दुरुपयोग, जब जिसकी सरकार रहती है उसके मशीनरी काम करती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आजम खां के गढ़ में चूंकि चुनाव था इसलिए रोचक था। ये चुनाव परिणाम सब 13 तारीख को सामने आ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ जरूर दिखता है चुनाव में अब कि एक प्रचलन सा है कि अपने विरोधियों को अब नेता देखना नहीं चाहते। एक कुचल देने की प्रवृत्ति शुरू हुई है सियासत में, जो बड़ी घातक है, और आने वाले वक्त में ये किस तरह का रूप लेगी ये भी बड़ा इस देश के लिए कठिन होगा। जी, बात आती है कि चुनाव जीता कैसे जाए, हर पार्टी इससे अछूती नहीं है। 2 सवाल है मेरे पास आपके लिए।
पहला ये कि थोड़ा ये 70% वोटिंग के क्या मायने होते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है, ये किस लिए पड़ता है, सरकार रिपीट लाने के लिए या फिर बदलाव के लिए? और दूसरा, मैंने आज खबरें पढ़ी और जो वहाँ के पत्रकारों ने जानकारी दी कि इस देश के इतिहास का सबसे महंगा इलेक्शन कर्नाटक में लड़ा गया। बिल्कुल भाई, 5-5 हजार रुपया तक एक वोट के लिए कर्नाटक में, दक्षिण के राज्यों में लोग कहते हैं घूस चलती है। 5000? हाँ, 5-5 हजार रुपया तक एक वोट पे चला जाता है। जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, 50-50, 100-100 करोड़ रुपया अगर एक विधानसभा में खर्चा होगा तो स्वाभाविक चुनाव महंगा होगा। देखिए, कर्नाटक का रिजल्ट की ओर जो रुझान है वो बीजेपी के नुकसान को दिखा रहा है और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि 2024 के पहले कर्नाटक से उसको बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी ताकत लगाई है। हालांकि चुनाव परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन अच्छा, आज तक वालों की एक, आज तक और माई एक्सिस इंडिया टुडे वालों का जो सर्वे आया है वो थोड़ा कहीं ज़्यादा बढ़त कांग्रेस को दे रहा है। उनकी रिपोर्ट बता रही है कि 122 से 140 सीटें कांग्रेस ला सकती है और बीजेपी 62 से 80 के बीच, ऐसा आज तक वालों का क्लेम है। देखिए, ये बात तो वेरिएशन तो आएगा ही, एकदम एग्जैक्ट तो कोई सर्वे होता नहीं, लेकिन जब तक परिणाम ना आए तब तक हार मानना उचित भी नहीं है। तो सारे दलों को इस पर कहना चाहिए। अब एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बना रही है और ज्यादा मतदान ने साफ है कि बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट किया है। इतनी बड़ी संख्या में अगर मतदान हो रहा है और एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे जा रही है तो बहुत साफ है कि बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है लोगों में। ये कमीशन खोरी की जो बातें आई उससे लोग नाराज हैं और शहरी क्षेत्रों में, बेंगलोर में देखिए मतदान करने शहर में लोग वैसे कम निकलते हैं। दूसरा, लोग जानना चाहते हैं कि 13 तारीख को जब काउंटिंग होगी निकाय चुनाव की, बाई इलेक्शंस की, आपने क्या तैयारी की है? देखिए, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में एक चीज साफ है कि शहरों में बीजेपी की हमेशा बढ़त रही है जी, और विपक्ष में इस बार समाजवादी पार्टी बहुत तगड़ा लड़ी है। बसपा को लोग जान गए थे कि उतना अच्छा नहीं लड़ पा रही है। तैयारियों के मामले में हम नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत, नगर निगम तो बड़ी चीज है, नगर पंचायतों के भी सबसे पहले हमारे पास वहां पर सूचना तंत्र मौजूद है। हमारे संवाददाता वहां सूचनाएं देंगे। हम सुबह 6 बजे से आपको इसका अपडेट देंगे और सबसे पहले चुनाव परिणाम भी देंगे। लेकिन ब्रजेश जी, चुनाव कोई भी हो, चुनाव स्थिरता के लिए हमेशा, देखिए, कोई राजनीतिक दल सदा के लिए नहीं है। अहंकार और घमंड न किसी राजनीतिक दल को करना चाहिए, न किसी व्यक्ति को, क्योंकि ये अस्थाई नहीं है। वक्त बदलता रहता है और वक्त ने दिखाया कि कैसे इस देश में 500-1000 के नोटों का एक वक्त था कि पूरा बाजार खरीद सकते थे और उन्हीं 500-1000 के नोटों को रद्दी में भी लोगों ने नहीं लिया। ये भी एक वक्त था जी। तो वक्त की बात है, जब तक जिसकी चल रही है तब तक वाह वाह। सुनिएगा, एक साहित्यकार हैं उदय प्रताप सिंह, उन्होंने लिखा है, बहुत बड़ा नाम है इस देश के, कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई अगर ये बात तो नुकसान सबका है। और हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के लिए, मगर जो पहुंचे हुए वो कह गए कि भगवान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। और उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, और जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत ऊंची बात आपने कही। समय